देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं, मोना और संदीप तीनों लोधी नगर जा रहे थे। सफ़र काफ़ी लंबा था, मगर गनीमत थी कि हाईवे पर ट्रैफिक ना के बराबर थे, जिस वजह से हम तेज़ी से दूरी तय कर रहे थे। सब ठीक ही चल रहा था कि तभी हमारी गाड़ी एक झटके के साथ बंद पड़ गई। गाड़ी के बंद पड़ते ही मोना, जो गहरी नींद में थी, चीखते हुए बोली, क्या क्या हुआ? इस पर संदीप चुटकी लेते हुए बोला, हमको गुंडों ने घेर लिया है। इतना बोलते ही मोना के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। मोना को डरा घबराता देख मैं मोना से बोला, अरे ये मजाक कर रहा है, गाड़ी बंद पड़ गई है, बस अभी देखता हूँ। ये बोलकर मैं गाड़ी से नीचे उतरा और मेरे पीछे पीछे संदीप भी। गाड़ी से उतरते ही जब मैंने गाड़ी के बोनेट को हाथ लगाया तो मैं समझ गया कि गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो गया है। और फिर जब मैंने बोनेट खोला तो मैंने पाया कि इंजन वाकई ओवरहीट हुआ है। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अब क्या किया जाए कि तभी संदीप अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, बड़े बुरे फंसे भाई, देख तो ज़रा किस वीराने में गाड़ी बंद पड़ी है। संदीप के इतना कहते ही जब मैंने भी आसपास नजरें घुमाई तो मैंने पाया कि सच में वो जगह किसी वीराने की तरह ही थी। ऊपर से रात का स्याह अंधेरा उस जगह को डरावना बना रहा था, जहां संदीप और मैं इस सोच में पड़े थे कि अब क्या किया जाए। तो वहीं मोना फिर से एक बार गहरी नींद में खो गई। तभी अचानक एक सिरहन से उठे और बदन के सारे रोंगटे खड़े हो गए और साथ ही बेहद ठंड महसूस होने लगी। ठंड इस कदर थी कि मैं वापस गाड़ी में आकर बैठ गया और मेरे बैठते ही संदीप भी अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए गाड़ी में वापस आकर बैठते हुए मुझसे बोला, पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। अभी संदीप ने इतना बोला ही था कि तभी मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि संदीप बोल पड़ा, यार ये किसके कदमों की आहट है? मैं संदीप को जवाब देने की जगह उन कदमों की आहट को ध्यान से सुनने लगा था, जिससे मुझे पता चला कि कोई पीछे से आ रहा है। हम दोनों तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे और अब कुछ सूझ भी नहीं रहा था। तभी संदीप ने लड़खड़ाती हुई जुबान में खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये हमें गाड़ी से बाहर निकलने को कह रहा है। फिर जब मैंने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा तो मैंने पाया कि हमारी गाड़ी के बाहर एक आदमी खड़ा है और हमें बाहर आने के लिए कह रहा है। कुछ देर सोचने के बाद मैं डरते डरते गाड़ी से बाहर निकला। मेरे बाहर निकलते ही वो आदमी एकदम से मेरी तरफ बढ़ा और बोला, वो मैं मैकेनिक हूँ, यहीं पास में मेरी गैराज है, आपकी गाड़ी काफ़ी देर से यहाँ पर रुकी हुई थी तो आ गया, कोई दिक्कत है क्या गाड़ी में? इस पर मैंने उस मैकेनिक को जवाब देते हुए कहा, वो गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो गया है, इसलिए गाड़ी बंद पड़ गई है। मेरे इतना कहते ही उस आदमी ने गाड़ी का बोनेट खोला और इंजन की जांच करने लगा। इसी बीच संदीप भी गाड़ी से बाहर निकल गया। तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद वो आदमी हमसे बोला, आप स्टार्ट करके देखो। उसके इतना कहते ही संदीप गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। संदीप के गाड़ी स्टार्ट करते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी के स्टार्ट होते ही मैंने उस मैकेनिक को थैंक यू कहा और बदले में उस मैकेनिक ने बिल थमाते हुए कहा, ये मेरा बिल है। फिर मैं बिल की पर्ची पकड़ते हुए बोला, कितना हुआ आपका? ये पूछते हुए मैं अभी उस मैकेनिक को पैसे देने के लिए अपना पर्स निकाल ही रहा था कि अचानक ही वो मैकेनिक एकदम से गायब हो गया। मैंने आसपास नजरें दौड़ाई मगर वो रात के साए में गुम हो चुका था। मैं मन ही मन मुस्कुराता हुआ ये सोच रहा था, क्या यार बंदा था, पहले तो बिल थमाया और फिर बिना पैसे ले चला गया। तभी संदीप ने आवाज़ देते हुए कहा, चल यार गाड़ी में बैठें और यहाँ से निकलते हैं ना। मेरी गाड़ी में बैठने के बाद संदीप ने गाड़ी अभी वहाँ से निकाली ही थी कि इसी बीच मेरा ध्यान उस बिल पर गया जो उस मैकेनिक ने मुझे दिया था। जब मैंने उस पर्ची यानी कि बिल को देखा तो मेरी सांसें एक पल के लिए थम सी गई थी। दरअसल उस बिल की पर्ची पर लिखा था, एक आँख, एक दिल और एक सिर, वो भी लाल स्याही से। मैंने बिल को उसी वक्त फाड़ा और मैंने फेंक दिया। मुझे झुंझलाता देख संदीप बोला, क्या बात है, तू तिलमिलाया क्यों है? इस पर मैंने उसे बिल वाली बात बताते हुए कहा, अरे यार साले उस मैकेनिक ने अपने काम के बदले में एक आंख, एक दिल और एक सिर का बिल बनाकर थमा दिया, साला साइको कहीं का।
मैंने अभी इतना कहा ही था कि अचानक ही मोना ने कहा, अरे 1 मिनट के लिए गाड़ी रोक। मोना के कहते ही संदीप ने गाड़ी साइड में लगाते हुए बोला, जा जल्दी आ। तभी मोना गाड़ी से उतरी और हाईवे के एक ओर चली गई। मैं इससे पहले कुछ पूछता कि संदीप बोला, नेचर कॉल है यार, रोक नहीं सकते। अभी हम दोनों मोना के लौटने का वेट ही कर रहे थे कि तभी हमें मोना की चीख सुनाई दी। हम दोनों गाड़ी से तुरंत ही उतरे और मोना को आवाज़ देते हुए उसकी तरफ दौड़े। अभी हम उस ओर भाग ही रहे थे कि हमें मोना नजर आई, जो अपनी एक आंख को हाथ से दबाए रोते हुए आती हुई नजर आई। मैं तुरंत ही उसके पास गया और उसे सहारा देते बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने अभी इतना कहा ही था कि संदीप चीखते हुए बोला, मोना ये तुम्हारी आंख से इतना खून क्यों बह रहा है? तभी मैंने भी नोटिस किया कि मोना के कपड़े खून से तर हो गए हैं। मोना जो बहुत ही डरी हुई थी वो बोली, जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तो तीनों के तीनों मारे जाएंगे। मोना की हालत देखकर हम दोनों को भी साफ साफ समझ में आ गया था कि सच में जान जोखिम में है और बेहतरी इसी में है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। हम दोनों ने किसी तरह मोना को गाड़ी में बिठाया और वहाँ से फुल स्पीड में निकले। हम वहाँ से निकल तो गए थे मगर मोना की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी। संदीप जहाँ किसी अस्पताल की तलाश में था तो वहीं मैं मोना को संभालने में लगा हुआ था कि तभी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और एक जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोर की थी कि मेरा सिर सामने वाली सीट से बहुत जोर से टकराया। फिर जब किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला तो मैंने देखा कि मोना गाड़ी की सीट पर से नीचे औंधे मुंह गिरी पड़ी है। मैंने जैसे तैसे उसे उठाया ही था कि मैंने देखा कि सामने सरियों से भरी ट्रक से हमारी गाड़ी भिड़ी हुई है। फिर जब मैंने संदीप की तरफ देखा तो मेरा दिमाग सन्नसा हो गया। दरअसल संदीप की छाती में 2 से 3 लोहे की सरियां घुसी हुई थीं। ये सब देखकर अब मैं पूरी तरह से टूट चुका था। संदीप मर चुका था और मोना बेहोश हो चुकी थी। मेरे आंसू अपने आप ही बहने लगे। मैं अभी रो ही रहा था कि मेरी नज़र गाड़ी के बाहर खड़े एक आदमी पर पड़ी जो हमें देखकर हंसे जा रहा था। फिर मैं गाड़ी से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही मैकेनिक है जिसने हमारी गाड़ी ठीक की थी और बदले में वो एक आंख, दिल और एक सिर वाला बिल थमाया था। उसे देखते ही मैं ये तो समझ गया था कि इसी ने पहले तो मोना की एक आंख फोड़ी है और अब संदीप की जान ले ली और अब शायद मेरे सिर की बारी थी। मैंने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? मेरे इतना कहते ही वो एकदम से वहां से गायब हो गया और उसके गायब होते ही मैंने मोना को गाड़ी से निकालकर किसी तरह वहां से जितना दूर हो सके जाने की कोशिश करने लगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं था क्योंकि मोना अभी भी बेहोश थी। फिर तकरीबन 10 मिनट चलने के बाद मुझे उस हाईवे से लगे एक पुराने रास्ते पर कोई आग तापता हुआ नजर आया, जिसे देखकर मेरी थोड़ी उम्मीद बन गई। फिर जब मैं मोना को लेकर उसके पास पहुंचा तो मैंने पाया कि वो कोई पुराना बस डिपो था जो बंद पड़ा हुआ था। हालांकि अभी भी वहां पर 7 से 8 बस लगी हुई थी मगर उन सभी बसों की हालत बहुत ही खस्ता थी। मैं अभी उस आदमी से कुछ कहता कि वो आदमी बोला, तुम इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर मैंने उस आदमी से मदद की गुहार लगाते हुए कहा, वो मेरे दोस्त की हालत बहुत ही नाजुक है, आप किसी तरह से अस्पताल पहुँचाने में मेरी मदद कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने अपनी बात ख़त्म भी नहीं की थी कि वो मोना की आंखों की तरफ देखते हुए बोला, उस मैकेनिक ने जो बिल दिया है वो बिल दिखाओ। इस पर मैंने कहा, पर आपको कैसे पता उस मैकेनिक के बारे में? इस पर उस आदमी ने कहा, ये जो बस डिपो तुम देख रहे हो, कभी यहाँ बसों की लाइन लगी रहती थी मगर उस हादसे के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। वो मैकेनिक जो तुम्हारे पीछे पड़ा है वो पहले यहीं बस के डिपो में काम किया करता था। बड़ा ही नेक आदमी था बेचारा, अपनी जुबान का एकदम पक्का, जो कहता वो करके दिखाता। मगर यूनियन वालों ने उसके साथ बहुत गलत किया जिसका बदला वो मरने के बाद भी ले रहा है। इस पर मैंने पूछा, पर यूनियन वालों ने ऐसा क्या किया जो वो आते जाते लोगों को भी अपने गुस्से का शिकार बना रहा है? इस पर उस आदमी ने कहा, यूनियन का हेड गोविंद राज उसे हटाकर किसी और को ठेका देना चाहता था, जिसके लिए उसने पहले उसे धमकाया। फिर भी जब वो नहीं माना तो उस पर गलत इल्ज़ाम लगाकर बस डिपो से उसका पत्ता हमेशा हमेशा के लिए साफ करवा दिया। उसके जाने के बाद सुनने में आया कि उस मैकेनिक की मौत हो गई है। मौत की असल वजह क्या थी ये कभी साफ नहीं हो पाई।
मगर उसके मौत के फ़ौरन बाद उन लोगों की भी मौत होने लगी जिन्होंने उसे डिपो से निकाला था, और उन सभी की लाशों की जेब में एक पर्ची मिलती जिस पर जो लिखा होता उसकी उसी तरह मौत हुई होती। ये बोलते हुए उसने अपनी जेब से वैसे ही बहुत सारी पर्ची मेरे सामने रख दी। उन पर्चियों पर भी ठीक मेरी पर्ची की तरह शरीर के कोई ना कोई अंग लिखे हुए थे। मैं अभी उन पर्चियों को देख ही रहा था कि उस आदमी ने एक बार फिर बोला, तुम अपनी पर्ची दिखाओ। जिस पर मैंने कहा, पर मैंने वो पर्ची फाड़ कर जब फेंक दी थी। मेरे इतना कहते ही उसने कहा, फिर वो क्या है तुम्हारी जेब में? उसके कहने पर जब मैंने अपनी जेब चेक की तो सच में वो पर्ची मेरी जेब से निकली। अभी मैं उस पर्ची को ही देख रहा था कि तभी वो आदमी एकदम से बदल गया। उसके हाथ में एक धारदार हथियार देखकर मैं थोड़ा लड़खड़ा गया। इससे पहले मैं कुछ कर पाता कि उसने उस हथियार से हमला कर दिया। मैं डर के मारे मोना को वहीं छोड़कर बहुत तेजी से भागा। मैं अभी वहां से भाग ही रहा था कि मुझे एक चीख सुनाई दी। फिर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि उस आदमी ने मोना का सिर काटकर अलग कर दिया है। मैं अब तक इतना डर चुका था कि सिवाय भागने के कुछ और नहीं सूझ रहा था। मैं रोते चीखते तब तक भागता ही रहा जब तक कि मैं गिर के बेहोश नहीं हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं वहीं हाईवे के किनारे ही पड़ा हुआ था। होश में आने के बाद मैंने वहां से गुजर रहे लोगों से मदद ली और स्थानीय पुलिस को लेकर पहले उस बस डिपो पर पहुंचा, मगर वहां मोना की लाश नहीं मिली। फिर जब वहां से हम सब उस जगह पर पहुंचे जहां हमारी गाड़ी ट्रक से टकराई थी, तो वहां गाड़ी तो थी मगर संदीप नहीं था। पुलिस वालों ने भी कुछ ज़्यादा छानबीन नहीं की और मैं भी थक हार कर वापस लौट आया। इस हादसे के कई महीनों बाद मुझे पता चला कि उस हाईवे पर ऐसी घटना एक बार फिर हुई है जिसमें एक औरत मरते मरते बची है। पता नहीं वो मैकेनिक अनजाने लोगों को इतनी बेरहमी से क्यों मार रहा है। खैर मैं तो अब उस हाईवे के आसपास से भी कभी नहीं गुजरता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।